माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का द गुप्ता इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th सोशल साइंस की जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, इसके 2 वीडियो जारी किए जा चुके हैं। एक तीसरा वीडियो है जिसमें और आगे के 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं, जो आपको नंबर लाने में मदद करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा जो आपके लिए परीक्षा में सटीकता से बिल्कुल खरे उतरेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को, जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 85। इसके पिछले वीडियो में 2 वीडियो में 84 नंबर क्वेश्चन तक दिए गए हैं। यहां से 85 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द 2 प्रॉपर्टी। आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। किसकी लिखनी है? ब्लैक सॉइल और रेगड सॉइल। तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगड मिट्टी भी कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? रेगड सॉइल। इसी को कहते हैं हम सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, इसको रेगड मिट्टी, रेगड सॉइल भी कहते हैं, सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं, कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसके में 2 फीचर्स लिखनी है, 2 विशेषताएं लिखनी है। 2 फीचर्स क्या है, 2 प्रॉपर्टीज क्या है, देखते हैं। ये आपका वेरी मोस्ट है। तो इसके 2 फीचर्स क्या है बेटा? इट रिटेन, ये अपने अंदर धारण करती है मॉइस्चर, नमी को, फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेरी मोस्ट, ध्यान रखना। तो काली मिट्टी की एक खास विशेषता होती है कि यह अपने अंदर लंबे समय तक नमी को धारण करने की क्षमता रखती है। अगर मान लो पानी नहीं बरसता है एक लंबे टाइम, तो अंदर का जो मॉइस्चर है, अंदर का जो पानी है, वो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए मदद करता है। ये काली मिट्टी की विशेषता है। इट इज जनरली डिफिशियंट, इसमें कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन कम होता है, फास्फोरस भी कम होता है, एंड ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस लिखा है, ह्यूमस की कमी। बट रिच इन पोटास, पोटास की अधिकता होती है, लाइम की अधिकता होती है, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, एंड एल्यूमिनियम और आयरन, इन चीजों की अधिकता होती है। ये हो गए आपके 2 खास फीचर्स, धरना काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की 2 विशेषताएं हो गई जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, राइट द कॉज ऑफ सॉइल एरोजन। जो मृदा अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन के 2 कारण लिखिए। तो मृदा का जो कटाव है, मिट्टी का जो कटाव है, वो किन कारणों से होता है? तो केवल 2 कारण लिखने हैं 2 नंबर के हिसाब से। एक तो क्या दिया? डिफॉरेस्टेशन, वनों का विनाश, वनों की कटाई। तो आप जानते हो वन जो होते हैं मिट्टी को जकड़े रहते हैं, मिट्टी को अगर वन काट दिए जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी ढीली पड़ जाती है, और तेज हवा या तेज वर्षा के कारण या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वहाँ की मिट्टी अदर जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो जरा जो मिट्टी का कटाव होता है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? डिफॉरेस्टेशन, वनों का विनाश। ठीक है, ओवर ग्रीजिंग, अत्यधिक पशु चरण। जब हम जमीन पर, वनों वाली भूमि पर अधिक मात्रा में पशुओं को चराते हैं तो पशुओं के पैरों के माध्यम से जो टॉप सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, अपर लेयर होती है, वो पैरों में फंसकर अन्यत्र दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसके कारण से मृदा का अपर्दन हो जाता है, मृदा का क्षरण हो जाता है। तो ये होगा आपके 2 पॉइंट। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन हो जाता है? एक तो काली मिट्टी की 2 विशेषता है और दूसरा हो जाता है सॉइल एरोजन के 2 कारण। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 87 नंबर। देखो 87 नंबर जो क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट मेथड। 2 अलग तरीके बताने यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। बेटा मृदा संरक्षण के 2 तरीके बताइए। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो मृदा अपरदन के कारण होते हैं उन्हीं को अगर उल्टे लिख दिया जाए तो मृदा संरक्षण के 2 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो मृदा संरक्षण की या मृदा की सुरक्षा के 2 हमें रीजन देना है, 2 विषय कारण बताना है, 2 तरीके बताना है, मेथड बताना है 2। सबसे पहले क्या दे रहे हैं? एफॉरेस्टेशन, वनों को लगाना। हमें ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, मतलब वनों को कटने से बचाना चाहिए। तो वनों को अगर हम डिफॉरेस्टेशन जो है उसको अगर करने से रोकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकते हैं, वनों के विनाश को रोकते हैं, एफॉरेस्टेशन जंगलों को लगाते हैं, तो इससे मृदा का क्षरण भी रुक जाता है। चेकिंग द ओवरग्रीजिंग, अत्यधिक जो पशुओं को हम चराते हैं, ठीक है, ग्रीनी पार्ट में हमें अत्यधिक पशुचारण पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके लिए हमारे क्षेत्र में स्पेशल एरिया रिजर्व कर दिया जाना चाहिए। क्रॉप क्या लगा? रोटेशन, फसलों का चक्रीकरण अपनाना चाहिए। फसलों को हर साल हमें चाहिए कि इस बार अगर गेहूं की फसल पैदा की है तो अगले साल चावल की फसल पैदा करेंगे, फिर दालों की फसल पैदा करेंगे। अगर हम फसल चक्रीकरण को अपनाते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो प्रॉपर बनी रहती है, अन्यथा उनकी जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। आगे लिखा है कंस्ट्रक्शन का, क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टिंग डैम। आपने देखा होगा इस डैम से क्या रिलेशन है?
आपने देखा होगा जब तेज पानी बरसता है तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी के साथ हमारी जो अपर लेयर है वो कट जाती है और अन्यत्र स्थान पर चली जाती है, जिसे हम रियल सॉइल या टॉप सॉइल कहते हैं, जो है फर्टाइल होती है। तो हमें चाहिए कि जिन नदियों में बाढ़ आती है उन बाढ़ वाले क्षेत्रों पर वहाँ पर डैम बना दिए जाएं, बांध बना दिए जाएं, जिससे जो बाढ़ का जो पानी है, तीव्र वेग वाला पानी, उसको वो रुक जाएगा और इस कारण से मिट्टी के कटाव में कमी हो जाएगी। तो ये आपके 4 पॉइंट होते हैं किसके लिए, मृदा कंजर्वेशन के तरीके, मृदा को सुरक्षित करने के तरीके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंचुरी, सेंचुरी क्या है, ठीक है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं। तो सेंचुरीज आर लाइक नेचुरल पार्क्स, अगर देखा जाए तो ये प्राकृतिक उद्यान होते हैं, नेचुरल पार्क होते हैं। तो सेंचुरी जो होते हैं, अभ्यारण्य जो होते हैं, एक तरह के राष्ट्रीय उद्यान पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। आर दीज नेचुरल प्लेस, प्राकृतिक स्थान होते हैं फॉर किसके लिए, प्रिजर्विंग, सुरक्षित रखने के लिए, किसको सुरक्षित रखने के लिए, वाइल्ड लाइफ, वन के जीवों को, एंड प्रोटेक्ट द स्पीसीज, तो वन के जीव और वन की जो प्रजातियां हैं उनको सुरक्षित रखने का जो स्थान है, ठीक है, जो आपके राष्ट्रीय पार्क के समान होते हैं, उन्हें क्या बोला गया, सेंचुरीज कहा जाएगा। यार हंटिंग इज बैड, यहाँ पर शिकार पर प्रतिबंध होता है विदाउट परमिशन, तो बिना किसी की परमिशन के, बिना परमिशन के कोई व्यक्ति यहाँ पर जीवों को शिकार नहीं कर सकता, जीवों को नहीं मार सकता है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, सेंचुरीज बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे अभ्यारण्य कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 89 नंबर, देखो ध्यान से, क्या है 89 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 जो आ रहा है आपके सामने, व्हाट इज द सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेरी वेरी मोस्ट है। इस सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या होता है, केंद्रीय वन आयोग क्या है, सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या था, सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उसने बनाया, एस्टेब्लिश किया था सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की, ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट है, 1965 ओटी में आ जाता है कि सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई, 1965 में हुई है। इसका काम क्या है, क्यों स्थापना की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों किया, इट्स फंक्शन, इसका जो कार्य है टू कलेक्ट डेटा, ठीक है, तो जो डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनको इकट्ठा करना, एंड इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को एकत्रित करना, ब्रॉडकास्ट करना, उन्हें पब्लिश करना, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, तकनीकी प्रसारण के माध्यम से स्टडी, टू मार्केट, मार्केट का अध्ययन करना, एंड टू कोऑर्डिनेट, उनमें समन्वय स्थापित करना, द फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उन सारे संस्थानों की वर्किंग फॉर द फॉरेस्ट डेवलपमेंट, जो वन के विकास के लिए संचालित है। तो वन के विकास के लिए, वनों के डेवलपमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान है चल रहे हैं, उन सब में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन तैयार करना, उसको पब्लिश करना, इन सब चीजों का काम की जो देखरेख है वो कौन करता है, सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, केंद्रीय वन आयोग करता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1965। इसको ध्यान रखें, कब हुई थी, 1965 में की गई थी। किसने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 जो आ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिलेट्स, मिलेट्स क्या होता है, ये मोटे अनाज क्या होते हैं, मोटे अनाज बोलते हैं, ठीक है। तो मिलेट्स क्या होते हैं, मोटे अनाज क्या होते हैं, देखो ये ज्वार, बाजरा एंड रागी, ठीक है। तो ज्वार है, बाजरा और रागी आर इंपोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण होते तो बहुत सारे इंपोर्टेंट मिलेट्स हैं ग्रोन इन इंडिया, जो भारत में उगाए जाते हैं। तो भारत में जितने भी मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, जिनमें खास नाम क्या आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है एंड रागी, ये इंपोर्टेंट मिलेट्स हैं ग्रोन इन इंडिया। दीज आर नोन एज, इन्हें कोरस ग्रेन्स भी कहते हैं। दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन बता दें अलग से, ध्यान रखना, इंडिया की जो फर्स्ट फूड क्रॉप्स है, सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप्स है, खाद्य फसल है, वो राइस है, चावल है। सेकंड फूड क्रॉप्स क्या है, व्हीट, गेहूं है। और थर्ड फूड क्रॉप्स क्या है, आपका ध्यान रखना, ज्वार है। तो 3 फूड क्रॉप्स बताइए। तो सबसे जो प्राथमिक खाद्य फसल है, सबसे ज्यादा खाई जाती है, वो चावल है। सेकंड का क्या नाम है, व्हीट, गेहूं है। और थर्ड का नाम क्या है, ज्वार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखो 90 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है, विच आर द मेजर फाइबर क्रॉप्स, हमें बताना है रेशेदार फसलें है, वो महत्वपूर्ण रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं ग्रोन इंडिया, जो भारत में उगाई जाती हैं। तो भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलों को बताना है, ठीक है। तो रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं पढ़ते हैं, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। तो इंडिया की जो रेशेदार फसलें कौन सी है, एक तो कॉटन, कपास है, एक जूट है, हेम्प, सन है एंड नेचुरल सिल्क, प्राकृतिक सिल्क है। आर द 4, कितनी है, 4 महत्वपूर्ण मेजर फाइबर क्रॉप्स है। तो ध्यान रखना, कॉटन है, जूट है, हेम्प है
एंड जो नेचुरल सिल्क है, ये 4 महत्वपूर्ण रिश्तेदार फसलें हैं इन इंडिया। द फर्स्ट 3 शुरू की जो 3 फसलें हैं कौन कौन सी, कॉटन, जूट और हेम्प, ड्राइड फ्रॉम द क्रॉप, इन फसलों के माध्यम से उगाया जाता है, ग्राउंड किया जाता है इन द सॉइल, मिट्टी में उगाया जाता है। द लेटर बाद वाली जो फसल है ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क, सिल्क वर्म, सिल्क का ये कीड़ा होता है, ठीक है, फीड ऑन ग्रीन लीफ, जो हरी पत्तियां खाता है, मलबेरी ट्री, ये बुक्कड़ होता है, बहुत ज्यादा पत्तियां खाता है, तो ये सहतूत का वृक्ष होता है, उस पर एक कीड़ा रहता है, और कीड़ा जो उसकी पत्तियों को खाता रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, उसकी मुंह से जो लार्वा निकलता है, लार निकलता है, उससे बनता है हमारा सिल्क। ध्यान रखना कौन सा कीड़ा होता है, कोकून्स ऑफ द सिल्क, सिल्क का कीड़ा, इसके माध्यम से तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट, क्या लिखा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं, ठीक है, एनर्जी विथ एग्जांपल, उदाहरण सहित समझाना है। तो ऊर्जा के कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं, इनको हमें उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। देखते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है, इंक्लूड्स दो एनर्जी, ऊर्जा के बेस साधन सोर्स, क्या लिखा है, प्लीज कैन नॉट बी रीयूज्ड, ठीक है, जिनका हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वंस दे आर यूज्ड, अगर एक बार उनका उपयोग कर लिया दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑल द रिसोर्सेस या सोर्सेस आर नॉन रिन्यूएबल, ये दोबारा से रिन्यूएबल नहीं होते हैं, इनको रिन्यू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर, ठीक है। दीज हैव बीन यूज्ड आफ्टर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस, इनका जो यूज है वो किसके बाद हुआ है, आफ्टर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के बाद इसका इस्तेमाल किया था। फॉर एग्जांपल इसका क्या आता है, कोल आता है, कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस, आप जानते हो ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, इनको हम एक बार खत्म हो जाते हैं, दोबारा प्राप्त करने में हमें करोड़ों साल लगते हैं, जिनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये होते हैं आपके कौन से, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के साधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 93 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये देखो क्या है 93 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय रेटोल माइनिंग राइट, ये रेटोल माइनिंग क्या है, ठीक है, रेटोल माइनिंग क्या है, वेरी वेरी मोस्ट है आपका। रेटोल माइनिंग क्या पड़ती है, इन ट्राइबल्स एरिया, जो आदिवासी क्षेत्र है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, मिनरल्स और ऑन जो खनिज पदार्थ है, इंडिविजुअल्स या तो उसका कोई एक व्यक्ति मालिक है या फिर कम्युनिटी सामुदायिक रूप से उनके अंडर में है। दस कोल माइनिंग, कोयले की जो माइनिंग है, कोयले की जो खदान है, कोल माइनिंग कहाँ की, जोवाई एंड चेरापूंजी, चेरापूंजी और जोवाई की जो कोयले की खदान है, इट डन बाय फैमिली मेंबर्स, उनमें जो खनन किया जाता है फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य लोग मिलकर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल, एक लंबी टनल बनाकर करते हैं, लंबी टनल में जाकर खनन करते हैं, नॉन एज, इस लंबी टनल को क्या कहते हैं हम, रेटोल माइनिंग कहते हैं। तो जोवाई और चेरापूंजी के जो आदिवासी हैं, वहाँ पर जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स के भंडार पर या तो किसी व्यक्ति का अधिकार है या फिर सामुदायिक रूप से वो उसका खनन करते हैं। इसमें जो वर्कर हैं, परिवार के मेंबर मिलकर टनल को खोदते जाते हैं, नैरो टनल बन जाती है, उसके अंदर से कोयले का खनन करते हैं। इस लंबी टनल को, नैरो टनल को क्या कहते हैं, रेटोल माइनिंग कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 93, अब आ रहा है 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 94 है, डेवलपमेंट सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा जो है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी इन इंडिया एक्सप्लेन, वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान देना। तो भारत में सौर ऊर्जा की डेवलपमेंट, विकास की असीमित संभावना है। तो भारत में सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के, सौर ऊर्जा के विकास के असीमित चांस हैं, असीमित, ठीक है, अवसर हैं। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों कि इंडिया में इसके असीमित अवसर हैं डेवलप करने। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा इज क्विकली गेनिंग पॉपुलैरिटी इन रिमोट एंड रूरल एरिया, भारत के जो दूरवर्ती क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर बिजली हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं या बिजली पहुँचाने का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो रिमोट एरिया, दूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे जल्दी पॉपुलर होने वाली जो एनर्जी है वो कौन सी है, सोलर एनर्जी। तेजी से गेनिंग पॉपुलैरिटी, ठीक है, होने वाली जो एनर्जी वो कौन सी है, सोलर एनर्जी, जिसको हम आसानी से जल्दी से भेज सकते हैं। इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल इन टैपिंग सोलर एनर्जी, ठीक है। एच, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां पर वर्ष में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, अच्छी सनलाइट निकलती है, जिसके कारण सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट की असीम संभावनाएं हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी इट डायरेक्टली जनरेटेड, इससे जो बिजली है डायरेक्टली जनरेट होती है, डायरेक्टली उत्पन्न होती है फ्रॉम किसके द्वारा, सनलाइट।
तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा डायरेक्टली हम क्या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं विद द क्या लगा हेल्प ऑफ द फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। तो जो फोटोवोल्टाइक सिद्धांत होता है, फोटोवोल्टाइक सिद्धांत के आधार थ्योरी द्वारा, फोटोवोल्टाइक सिद्धांत के द्वारा हम सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। अगला जो है दिस विल क्या लगा ड्रेस्टिकली रिड्यूस द क्या लगा डिपेंडेंस ऑफ द हाउसहोल्ड इन रूरल एरिया ऑन द डंग केक एंड फायरवुड। तो आपने देखा होगा इसके डेवलपमेंट के कारण, सोलर एनर्जी के विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार हैं उनकी निर्भरता कम हो रही है। किस पर कम हो रही है? डंग केक जो उपले होते हैं, जो गाय के गोबर के कंडे होते हैं और जो जलाऊ लकड़ी होती है उस पर निर्भरता कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी के माध्यम से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। तो जो पशुओं का गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं और जलाऊ लकड़ी पर उनकी निर्भरता धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे भी पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो रहा है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कौन सा? डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी हैज अनलिमिटेड। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा 95 नंबर, 95 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है क्या है? राइट द नेम्स, हमें नाम लिखना है टू इंडस्ट्री, दो उद्योगों के नाम लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ जो काय पर बनना है रॉ मटेरियल। तो हमें दो उद्योगों के नाम लिखना है जो कच्चे माल के आधार पर तैयार होते हैं। तो रॉ मटेरियल कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के नाम लिखना है जो कच्चे माल का जिनमें प्रयोग किया जाता है। पढ़ते हैं तो देखो एक पढ़ रहा है एग्रो बेस्ड कृषि आधारित उद्योग में क्या आता है? कॉटन आता है, कपास उद्योग, वूलन उद्योग, जूट उद्योग, सिल्क उद्योग, टेक्सटाइल एंड रबर एंड शुगर एडिबल ऑयल, शक्कर उद्योग और खाने का तेल का उद्योग। ये कौन से उद्योग हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग। मिनरल बेस्ड खनिज आधारित उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जो आयरन लोहा उद्योग है, स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम मशीन्स, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स जो उद्योग है, ये कौन सा है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इनमें कच्चे माल के रूप में खनिज पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपके रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्री, ये हो गया एग्रो बेस्ड और ये हो गया मिनरल बेस्ड खनिज आधारित उद्योग। व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कें क्या हैं? वेरी वेरी मोस्ट है। तो हमने पढ़ा था इसके पहले स्टेट हाईवे, फिर पढ़ा था हमने नेशनल हाईवे, अब पढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, जिला सड़कें क्या हैं। दीज रोड्स, ये वो सड़कें होती हैं जो कनेक्ट करती हैं, जोड़ते हैं। किसको कनेक्ट करती हैं? द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर को, जिला मुख्यालय को विथ अदर प्लेस, अन्य स्थानों के साथ ऑन द डिस्ट्रिक्ट। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, जिला मुख्यालय को ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य प्लेसों को, जो स्थानों को, तहसीलों आदि को जोड़ने वाले जो रोड्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं, जिला सड़कें कहा जाता है। अगला देखो, व्हाट इज द नेम्स ऑफ क्या लगा टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। हमारे देश के अंदर जो जल यातायात है, जल ट्रांसपोर्टेशन है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जल यातायात कितने प्रकार का होता है? पढ़ते हैं कौन सा? इनलैंड वाटरवेज, एक होता है आंतरिक जल परिवहन, जिसके माध्यम से देश की बाउंड्री के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जल के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसमें देश की बाउंड्री के अंदर रहता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच माल का, सामान का आवागमन होता है जल के माध्यम से, नदियों के माध्यम से। और दूसरा दिया जाता है ओवरसीज वाटरवेज। ठीक है, इसका होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए जब जल के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जो यातायात होता है उसे बोलते हैं ओवरसीज वाटरवेज। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमारे यहाँ जल के यातायात पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 98 नंबर, ये देखो 98 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन चलाई गई स्टीम ऑफ इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई, कहाँ चलाई गई, कितने किलोमीटर चलाई गई? तो देखते हैं, आप सभी को याद होगा द फर्स्ट ट्रेन, प्रथम जो ट्रेन है स्टीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। कब चलाई गई आप सभी को याद है? 1853 1853 में चलाई गई। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। इसका जो टेस्ट ड्राइव था कितने किलोमीटर का था? 34 किलोमीटर। तो भारत में मतलब प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई, मुंबई से थाने तक चलाई गई। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर किया गया था? 34 किलोमीटर इसके द्वारा टेस्ट ड्राइव किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट, आपको वो परसेंट बताना है ऑफ इंडिया, भारत का ट्रेड, इंडिया का जो व्यापार है इज थ्रू द सी।
तो भारत से जो व्यापार होता है अदर कंट्रियों का, तो आपको बताना है कितने परसेंट व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो भारत का कुल व्यापार का कितना परसेंट, कितना जो रेशियो है वो समुद्री मार्ग से होता है, तो कितना है 95%। तो ध्यान रखना भारत का 95% ट्रेड जो व्यापार है देश का वो कैसे होता है, वॉल्यूम इज मूव्ड बाय द सी, समुद्र के माध्यम से, ठीक है, इसका आवागमन होता है, समुद्र के माध्यम से होता है। 95% ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच रहे हैं। व्हाट वाज द कॉर्न लॉ, वेरी वेरी मोस्ट। कॉर्न लॉ क्या है, ठीक है, कॉर्न मतलब मक्का होता है। ये कॉर्न लॉ कब किसके द्वारा बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, कॉर्न लॉ क्या है, द कॉर्न लॉ, जो कॉर्न लॉ है टैरिफ एक तरह का व्यवरोध है, एंड अदर ट्रेड्स रेस्ट्रिक्शन और अन्य प्रकार के व्यापारिक जो प्रतिबंध है वो है ऑन जो लगाए गए हैं, काय पर लगाए गए, इंपोर्ट जो आता था, इंपोर्ट होता था आयात पर, फूड आने वाले फूड पर, एंड कॉर्न पर, ठीक है, मक्के पर, इन्फोर्स्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, किसके अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन्फोर्स किया गया, सरकार पर दबाव डाला गया कि बाहर से आने वाले जो कॉर्न है उसको ना मंगवाया जाए, उसको बैन कर दिया जाए, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। और सरकार ने दबाव समूह की वो बात मान ली और एक कॉर्न लॉ तैयार कर दिया। कब किया था, बिटवीन 1815 से 1846 1846 के बीच। द वर्ड कॉर्न इन ब्रिटिश इंग्लिश डिनोटेड ऑल सीरियल्स, ये सभी अनाजों को डिनोट करता है, ग्रेन्स जिसमें अनाज आते हैं, इंक्लूडिंग व्हीट है, गेहूं है, ओट्स है, एंड क्या रखा है, वाइल, इनके अंदर इनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो ध्यान रखना इसको कहा गया कॉर्न लॉ। इसके द्वारा बाहर से आने वाला जो कॉर्न था, मक्का था, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, उस पर पाबंदियां लगा दी गई कि अब देश के अंदर बाहर से आने वाला कॉर्न इंपोर्ट नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये देखो, क्या है क्वेश्चन आपका, ये देखो, When did the Great Depression, महामंदी कब आई, जो ग्रेट डिप्रेशन है महामंदी स्टार्ट, एंड हाउ लॉन्ग डिड दिस लास्ट, और कब तक चली। तो संसार में जो महामंदी आई थी वो कब आई थी, ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट है, ये तो ओटी में भी रख सकते हैं, 1 वर्ड में भी रख सकता है, 2 नंबर में भी। द ग्रेट डिप्रेशन जो महामंदी है बिगिन अराउंड 1929, 1929 में स्टार्ट हुई। तो महामंदी जो स्टार्ट हुई थी 1929 में स्टार्ट हुई थी, एंड लास्टेड टिल द मिड ऑफ 1930, और 1930 के मध्य तक चली थी। तो जो महामंदी है वर्ल्ड व्यापी मंदी है, महामंदी बोला गया है, 1929 में स्टार्ट हुई थी और 1930 के मध्य तक चालू रही थी। व्हाट इज द फुलर, फुलर क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट है। तो आपको बताना फुलर क्या है, फुलर क्या एक पर्सन है, पर्सन को फुलर बोला गया, पर्सन हु फुल्स, जो गैदर करता है, इकट्ठा करता है, दैट गैदर्स इकट्ठा करता है, ठीक है, क्लॉथ कपड़ों को समेटता है, साफ करता है, बाय द प्लीटिंग उनकी चुन्नटों के हिसाब से, वेरी वेरी मोस्ट है। तो एक पर्सन जो कपड़ों को उनकी चुन्नटों के हिसाब से गैदर करता है, इकट्ठा करता है, इस पर्सन को फुलर्स कहा जाता है, ठीक है। फुलर्स कौन है, एक पर्सन है जो उनकी चुन्नटों के हिसाब से, प्लीटिंग के हिसाब से कपड़ों को गैदर करता है, इकट्ठा करता है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे की ओर। ये देखो क्वेश्चन है, Who was E.T. Paul? E.T. Paul कौन है? He was the publishers, composers of a popular music. जो प्रसिद्ध म्यूजिक था उसका कंपोजर्स भी है, पब्लिशर्स भी है। कंपनी who published a book, उसने एक म्यूजिक की किताब को पब्लिश किया था, म्यूजिक इन 1980, 1900 AD में एक म्यूजिक की किताब को पब्लिश किया था। तो E.T. पॉल कौन है, पब्लिशर्स है और कंपोजर्स है, जो म्यूजिक को कंपोज करता है, जिसने जो म्यूजिक की किताब है 1900 AD में पब्लिश की थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन को। व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वेरी वेरी मोस्ट। औद्योगिक उत्पादन क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, इंडस्ट्रियल उत्पादन क्या होता है, पढ़ते हैं। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन, बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होता है, औद्योगिक उत्पादन वो उत्पादन होता है जहां पर क्या होता है, गुड्स इन फैक्ट्री, वस्तुएं तैयार होती हैं, काय के अंदर तैयार होती है, फैक्ट्री, किसके द्वारा, बाय मशीन्स एंड अ लार्ज स्केल। तो वो प्लेस जहां पर मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में वस्तुओं को तैयार किया जाता है, ठीक है, उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है, इसे बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं, औद्योगिक प्रोडक्शन कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। व्हाट इज मीन बाय प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो हिस्सा रहा था, वेरी वेरी मोस्ट है। ये पूर्व औद्योगिकरण क्या होता है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, पढ़ते हैं। द टाइम बिफोर
वो समय, पहले का समय इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब औद्योगिकरण हुआ था, आप सभी जानते हैं सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काम हुआ था ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, यूके में हुआ था, मतलब कुछ भी कहो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का वो टाइम व्हेन फैक्ट्रीज वर नॉट एस्टेब्लिश, जब फैक्ट्रियां नहीं थी। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब तो फैक्ट्रियों को एस्टेब्लिश किया गया, फैक्ट्रियों में मशीनों को यूज किया गया, मशीनों के माध्यम से प्रोडक्शन किया गया। लेकिन जब फैक्ट्रियां नहीं थी उस समय की बात हो रही है, एंड प्रोडक्शन वर्क वाज द डन इज कॉल्ड द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जब फैक्ट्रियां नहीं थी, फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश होने के पहले जो वस्तुओं का जो प्रोडक्शन होता था घरों में, अपने अपने घरों में, उसे क्या कहा गया है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, पूर्व औद्योगिकरण किया गया। एट दिस टाइम, इस समय क्या होता था, प्रोडक्शन एट होम्स, घरों में होता था, उसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं थी। इंस्टेड ऑफ मशीन्स, मशीन से नहीं होता था इन फैक्ट्री, तो किसी भी फैक्ट्री के अंदर नहीं होता था, किसी मशीन से नहीं होता, मैनुअल हाथों से जो प्रोडक्शन होता था लोगों के घरों में होता था, इसे बोला गया प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूर्व औद्योगिकरण कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 106 नंबर, ये देखो कुछ सॉरी, हु वाज जमशेदजी जीजुभोई, ये जमशेदजी जीजुभोई कौन थे, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। जमशेदजी जीजुभोई कौन थे, जमशेदजी जीजुभोई वाज अ सन ऑफ पारसी, एक जो पारसी परिवार था, पारसी परिवार के बेटे थे वीवर, पारसी बुनकर परिवार था जो कपड़े बुनता था, बुनकर परिवार का एक लड़का था। लाइक मैनी पीपल्स ऑफ हिज टाइम, उसके समय के बहुत सारे व्यक्ति, ही आल्सो डिड ट्रेड, वो भी एक व्यापार करते थे, एंड शिपिंग वर्क, उनका शिपिंग का कारोबार था। तो जमशेदजी जीजुभोई कौन थे, इंडियन पारसी फैमिली के वीवर जो बुनकर परिवार था उनका लड़का था। उस समय के बहुत सारे लोगों के सिमिलरली ये भी व्यापार किया करते, ट्रेड किया करते थे। इनका शिपिंग कॉर्पोरेशन का ट्रेड था, ठीक है, जहाजों का बेड़ा था, ठीक है, विथ, और कहाँ से व्यापार करते थे, चाइना से व्यापार करते थे। ही एड ह्यूज फ्लीट, जहाजों का इनका एक बड़ा बेड़ा था, फ्लीट में बड़ा बेड़ा था जिसमें पर्याप्त जहाज थे, शिप्स, जहाजों का एक बड़ा बेड़ा था। कॉम्पिटिशन विथ द इंग्लैंड, इनका जब व्यापार होता है तो व्यापार में कॉम्पिटिशन होता है, इनका कॉम्पिटिशन किससे था, इंग्लैंड से, और किससे था, अमेरिकन शिपिंग कॉर्पोरेशन, अमेरिका की जहाजों की जो कंपनियां थी उनसे इनका क्या था, कॉम्पिटिशन था, ठीक है। और कॉम्पिटिशन के कारण क्या हुआ, फोर्स, इन पर दबाव पड़ा, देम टू सेल ऑल शिप्स बाय द 1850, और दबाव के कारण, नुकसान के कारण कंपटीशन का सामना नहीं कर पाए और 1850 तक इनने अपने सारे जहाज बेच दिए। तो ये कौन थे, जमशेदजी जीजुभोई। चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेट्स। तो बैलेट्स क्या है, बैलेट्स क्या होता है, अ हिस्टोरिकल अकाउंट्स, इतिहास की वो पुरानी गाथाएं, वो पुरानी यादें, और फोक टेल, वो कहानियां, ठीक है, इन क्या वर्स यूजुअली संग जो गाई जाती हैं, रेसाइट इज कॉल्ड द बैलेट्स, इनको बैलेट्स कहा जाता है। तो बैलेट्स क्या है, हमारे इतिहास की वो पुरानी गाथाएं, वो पुरानी परंपराएं जिनको लिखा जाता है, ठीक है, गाया जाता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम बैलेट्स कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, विच वॉज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स ऑफ गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग के द्वारा छपने वाली पहली किताब कौन सी थी, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। तो गुटेनबर्ग में सबसे पहली किताब कौन सी था, गुटेनबर्ग, क्या लिखा है, बाइबल वॉज प्रिंटेड इन 1455, 1455 में गुटेनबर्ग ने जो मशीन का आविष्कार किया था उसके द्वारा सबसे पहली जो किताब छापी गई थी वो कौन सी थी, बाइबल थी, ठीक है। जोहान क्या लिखा है, गुटेनबर्ग फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो गुटेनबर्ग की जो मशीन का आविष्कार किया गया था उसकी मशीन के द्वारा जो प्रथम किताब छापी गई थी वो कौन सी थी, बाइबल थी, 1455, 1455 में। ये देखो, हु वाज मार्को पोलो, मार्को पोलो कौन था, मार्को पोलो वाज अ ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर, एक खोज करता था। तो इटली का एक महान जो खोजी व्यक्ति था, खोज करता था, उसका नाम क्या था, मार्को पोलो। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, वेरी वेरी मोस्ट है, ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए, ग्राम पंचायत को डिस्क्राइब कीजिए। तो ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं लोकल गवर्नमेंट में, टू मेक अरेंजमेंट ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज। तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है गांव के अंदर लोगों को स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करना, एक किसका काम है, पहला फंक्शन हो गया ग्राम पंचायत। टू प्रोवाइड, उपलब्ध करना गुड्स क्वालिटी सीड, अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, बीज उपलब्ध करना टू द विलेजर्स। तो ध्यान रखना, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी सीड्स, किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज
उपलब्ध कराना, जिससे उनका एग्रीकल्चर अच्छा हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत। टू मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग क्या कहता है प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस। गाँव में गाँव के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा के लिए जो आपके स्कूल हैं उनकी स्थापना करवाना, बच्चों को प्राइमरी शिक्षा प्रोवाइड कराना, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। कीपिंग द सिटी एंड क्या लिखा है साइड वॉक क्लीन। तो जो कस्बे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर साफ सफाई की जिम्मेदारी, साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी किसकी है? गांव के अंदर सड़कों की व्यवस्था, गांव के अंदर पानी की व्यवस्था, गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था, गांव के अंदर मेले का आयोजन, ये सारे फंक्शन किसके हैं? ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 111 111 नंबर क्वेश्चन, ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द सेकेंडरी सेक्टर? वेरी वेरी मोस्ट। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? देखो ये सेकेंडरी सेक्टर मीन्स दैट सेक्टर विच गिव्स another form to the goods produced by the primary sector। तो बेटा सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें प्राइमरी सेक्टर की थिंग्स, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न वस्तुओं का यूज किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, नए रूप में परिवर्तित किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर से जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स मिला है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस सेक्टर को क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या रखा है? यूजिंग कॉटन फ्रॉम द प्लांट्स मतलब ये नेचुरल हो गया, प्राइमरी सेक्टर से आया, उससे जो हमें कॉटन मिला है प्राइमरी सेक्टर है। बी वीव क्लॉथ, उससे हमने कपड़ा बनाया। एंड यूजिंग वुड, बी में फर्नीचर, तो वुड जो लकड़ी है ये प्राइमरी से आई है और उससे हमने क्या बना दिया? फर्नीचर। तो लकड़ी से जो फर्नीचर बना, कॉटन से जो क्लॉथ बना, ये काय में आ गया? सेकेंडरी में। दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल सेक्टर और दो सेक्टर इन विच नेचुरल गुड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू आर्टिफिशियल गुड्स। प्राकृतिक वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं और कुछ उन्हें रूप परिवर्तित करके नए वस्तुओं का रूप देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस सेक्टर को हम क्या कहते हैं? हम कौन सा? इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा की जो कंपनी है, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये आपकी इसमें आएंगे सेकेंडरी सेक्टर में। सीमेंट फैक्ट्री किसमें आएगी? सेकेंडरी सेक्टर में। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स, जो मुख्य विशेषता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर तो आप जानते हो, जिस पर पूरा संचालन और मैनेजमेंट का दबाव किसका होता है? सरकार का होता है, जिसको सरकार ऑपरेट करती है, ठीक है, जो जनता की भलाई के लिए संचालित होते हैं, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए संचालित होते हैं। तो इसकी दो विशेषताएं बतानी है। किसका? पब्लिक सेक्टर की दो विशेषताएं, लोक उपक्रम की दो विशेषताएं। सबसे पहला दिया है इट कंट्रोल, जो नियंत्रित होता है, एंड मैनेज्ड, ठीक है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो ध्यान, पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रोलिंग है और जो मैनेजिंग है वो सरकार के हाथों में होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेक्टर, मतलब जो पब्लिक सेक्टर का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण होता है। तो पब्लिक सेक्टर के जितने भी उपक्रम हैं, चाहे वो कितने भी घाटे में चले, उनको चलाया जाता है सरकार द्वारा, क्योंकि उनमें किसके लिए चलाए जाते हैं? पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण के लिए चलाए जाते हैं, जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए चलाए जाते हैं। ये होगा टू फैक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, जो 113 नंबर क्वेश्चन है 113। व्हाट इज मनी? मुद्रा क्या है? वेरी वेरी मोस्ट है। तो मनी क्या है, मुद्रा क्या है? अ कम्युनिटी, वो वस्तु दैट यूज, जिसका उपयोग करते हैं बाय गुड्स एंड सर्विस। तो वो सारी वस्तुएं, जो वो सारी थिंग्स जो वस्तुओं और सेवाओं के खरीदी और विक्रय में इस्तेमाल की जाती है, जिनके वस्तुओं सेवाओं को हम खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, एंड एक्सेप्ट और स्वीकार की जाती है, पे ऑफ डेबिट्स, कर्ज के भुगतान के रूप में, इज कॉल्ड मनी और करेंसी। एक ही बात है, चाहे मनी बोले चाहे करेंसी। तो मुद्रा में वे सारी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संदेह के, बिना किसी जांच के वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती हैं, एक्सेप्ट की जाती है, जिनके द्वारा कर्जे का भी भुगतान किया जाता है। उन सारी थिंग्स को, उन सारी वस्तुओं को क्या कहते हैं? मनी कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी मुश्त है ये मनी का डेफिनेशन। व्हाट इज द वाटर सिस्टम? वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या है, या विनिमय सिस्टम क्या होता है? ये ध्यान रखना, वेरी वेरी मुश्त है। ये वाटर सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम, एक व्यवस्था जिसमें क्या होता है? इन विच गुड्स आर एक्सचेंज। ध्यान रखना,
इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है, वस्तुओं की अदला बदली की जाती है। आपने चावल दिया, सामने वाले से गेहूं ले लिया, अपनी पसंद के हिसाब से जो थिंग्स ले ली, तो इसमें क्या होता है, गुड्स आर एक्सचेंज, वस्तुओं की अदला बदली होता है, विनिमय होता है डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना किसी मुद्रा के प्रयोग के द्वारा। इज कॉल्ड या इट इज कॉल्ड वाटर सिस्टम। तो ध्यान रखना, वस्तु विनिमय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है, वस्तुओं की अदला बदली की जाती है अपनी जरूरत के हिसाब से। इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय व्यवस्था कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण क्या है। ध्यान रखना, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। जो डिमोनेटाइजेशन होता है, विमुद्रीकरण होता है, वो क्या होता है, टेकिंग मनी आउट ऑफ क्या लगा सर्कुलेशन, चलन में जो मुद्रा है, सिस्टम में जो मुद्रा चल रही है उसको बाहर कर देना, इज कॉल्ड क्या लिखा, डिमोनेटाइजेशन। तो चलन में जो मुद्रा है, जो पैसे, जो नोट, जो सिक्के चल रहे हैं, अगर उन्हें अचानक से बंद कर दिया जाए, उनको इनवैलिड कर दिया जाए, चलन से बाहर कर दिया जाए कि ये अब मान्य नहीं होंगे, इन्हें कोई नहीं लेगा, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम विमुद्रीकरण कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, इन नवंबर 2016 में देखा गया, नवंबर 2016 की बात है, करेंसी नोट्स, वो नोट ऑफ ₹500 एंड 1000, 1000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट व्हाट डिक्लेयर्ड इनवैलिड इन इंडिया। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन में बंद कर दिया था, उनको इनवैलिड घोषित कर दिया था। इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण कहते हैं। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। ये देखो, व्हाट इज बैंक, बैंक क्या है, बैंक क्या होते हैं, बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक। बैंक इज इंस्टीट्यूशन, बैंक वो संस्थान होते हैं विच एक्सेप्ट एक्सिस कैश एंड गिविंग गिफ्ट लॉन्स। तो बैंक वो संस्थान होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अतिरिक्त मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। पब्लिक का जो मनी होता है, एक्सिस मनी होता है, अतिरिक्त मुद्रा होती है, लोग बैंक में जमा करने आते हैं तो उसको डिपॉजिट कर लेता है, जमा कर लेता है, एंड जो नीडी पर्सन है, वो नीडी पर्सन को वही मनी लोन के रूप में प्रोवाइड करा देता है, मतलब दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। पीपल और बिजनेसमैन, चाहे वो लोग हों चाहे व्यापारी हों, उनके अतिरिक्त, ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड कराता है, और जो इनके पास अतिरिक्त पैसा होता है उनकी जमाओं को स्वीकार कर लेता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसे संस्थानों को हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। व्हाट इज ट्रेड बैरियर्स, वेरी वेरी मोस्ट। ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, व्यापार व्यवरोध या व्यापार अवरोध क्या होता है, गिव एन एग्जांपल्स। तो ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, पढ़ते हैं, एनी टाइप ऑफ बैरियर्स, किसी भी प्रकार का रुकावट, विच इम्पोस्ट, जो लगा दिया जाए वायदा गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा आरोपित किया जाए ऑफ अ कंट्री। तो जब किसी देश की सरकार के द्वारा, ठीक है, किसको, कंट्री, टू कंट्रोल द फ्री ट्रेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड द ट्रेड बैरियर्स। तो जब किसी देश की सरकार के द्वारा देश में बाहर से जो माल आता है या हमारे देश से जो माल जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए जब उस पर क्या एक रुकावट लगा दी जाती है, एक बैन लगा दिया जाता है, कुछ, ठीक है, लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेड बैरियर्स, जिसके द्वारा आयात निर्यात को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल द इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉय, चाइना से आने वाले जो खिलौने हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ इन द इंडियन मार्केट, भारत के जो बाजार में इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने क्या किया, कैन इंपोर्ट टैक्सेस ऑन द, उस पर क्या लगा दिया, थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स जब बढ़ जाएगा तो वो आने वाला माल महंगा पड़ेगा, जिसके कारण हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी, उन मालों को नहीं मंगाएंगे। इसके द्वारा हम इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब किसी भी देश की सरकार के द्वारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लागू कर दी जाती है, कुछ सीमाएं लगा दी जाती हैं, व्यापार से संबंधित फ्री ट्रेड नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम आपका क्या है, ट्रेड बैरियर्स कहते हैं, व्यापार व्यवरोध, व्यापार अवरोध कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 118 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, राइट द नेम्स टू मल्टीनेशनल कंपनी, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताना है। इसके पहले हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, तो आप जानते हो, वो कंपनीज जो अपने होम टाउन के अलावा, अपने गृह क्षेत्र के अलावा, होम कंट्री के अलावा अन्य एक से ज्यादा किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन देती है, तो ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। हमें दो नाम लिखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट है, दो मल्टीनेशनल कंपनी के नाम लिखे, इंडिया टाटा मोटर्स, इंडिया की जो महत्वपूर्ण कंपनी टाटा मोटर्स, जिसमें मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ियां बनती है, इन्फोसिस जो IT सेक्टर से जुड़ी हुई है, रनबैक्सी जो मेडिसिन से फार्मास्यूटिकल्स,
एशियन पेंट्स जिसमें पेंट तैयार किए जाते हैं, सुंदरम फास्टनर्स नट एंड बोल्ट तैयार किए जाते हैं, हैव बिकम क्या लिखा मल्टीनेशनल कंपनी। एक कुछ कंपनी है, इंडियन कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? मल्टीनेशनल कंपनी, जो अपने गृह क्षेत्र के अलावा अन्य कंट्रियों में भी अपनी सेवाएं देती है। चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन की ओर। वेयर आर मल्टीनेशनल कंपनी एस्टेब्लिश? ये मल्टीनेशनल कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है, कहाँ एस्टेब्लिश की जाती है ये बताना है, कहाँ पर इनकी स्थापना होती है। चलते हैं, जनरली मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप प्रोडक्शन यूनिट वेयर, वहां पर इनकी स्थापना होती है, इट इज क्लोज टू मार्केट। बेटा ध्यान रखना, जहां पर मार्केट डेंस होता है, मार्केट पास होता है, तो मार्केट के पास वाले स्थानों पर, जहां पर मार्केट डेंस होता है और पास भी होता है, उन स्थानों पर इन कंपनियों की स्थापना की जाती है। वेयर देयर इज क्या स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल, जहां पर दोनों प्रकार की जो स्किल्ड लेबर है और जो अनस्किल्ड लेबर है, दोनों प्रकार का लेबर आसानी से प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? मार्केट बड़ा हो, मार्केट डेंस हो, मार्केट के पास हो, नजदीक हो। सेकंड क्या है? जहां पर लेबर दोनों टाइप की स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार की लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाए। अवेलेबल कैसे उपलब्ध हो जाए? ध्यान रखना, एट लो कॉस्ट, कम कीमत पर, कम मजदूरी पर। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स, और अन्य जो फैक्टर्स होते हैं मार्केट के प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, और बाकी अन्य जो फैक्टर होते हैं मार्केट के, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, समुद्री मार्ग का आना जाना हो, तो ऐसी जगहों पर मल्टीनेशनल कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसके कारण इनका जो प्रोडक्शन हो फटाफट देश के एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफर हो जाए, रॉ मटेरियल आ जाए और अन्य कंट्रियों को सप्लाई हो जाए। ऐसी लोकेशन के हिसाब से, ऐसी लोकेशन को देखते हुए यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों को एस्टेब्लिश किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 120 आ रहा है, 120 नंबर क्वेश्चन है। राइट द एनी टू एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन, वेरी वेरी मोस्ट। देखना, उदारीकरण की दो विशेषता लिखी है, आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। लिबरलाइजेशन मतलब न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, उदारीकरण जिसने लाइसेंस सिस्टम को लिबरल बना दिया था। तो इंडिया में लिबरलाइजेशन की शुरुआत पता है आपको 1991 में की गई थी। 1991 के पहले भारत जो ट्रेड करता था वो फ्री ट्रेड नहीं था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, क्या माल बेच सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं। लेकिन 1991 में देखा गया कि देश को लॉस हो रहा है, टैक्स का लॉस हो रहा है, तो देश की सरकार ने लिबरलाइजेशन को स्टार्ट कर दिया, उदारीकरण प्रक्रिया चालू कर दी, लाइसेंस सिस्टम को लिबरल बना दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके और सरकार को टैक्स मिल सके। तो लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1991 में। इसके दो फायदे लिखने हैं, एडवांटेज लिखने हैं। क्या फायदा है? नंबर 1, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बेटा जब फ्री ट्रेड होगा तो इसके कारण देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, सबसे बड़ा फायदा। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो तकनीकी है उसका भी विकास होगा ड्यू टू यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। जब विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आएंगी, प्रोडक्शन करेंगी, फैक्ट्री डालेंगे, तो विदेशी तकनीकी हमारे यहाँ आएगी, उसका हम यूज करेंगे और उसके यूज करने से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हमारे जो औद्योगिक यूनिटें हैं वो संचालित होंगी और हमारे देश की टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी। ये दो फायदे हैं किसके द्वारा? ग्लोबलाइजेशन के द्वारा या लिबरलाइजेशन के द्वारा। राइट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेरी वेरी मोस्ट आ चुका है। हमें बताना प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव लिखिए। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, इसके प्रभाव क्या है बताइए। देखो तो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो क्या है? एडवांटेज बोल सकते हो, बेनिफिट्स बोल सकते हो, इम्पैक्ट बोल सकते हो। न्यू एम्प्लॉयमेंट, नए अवसर, रोजगार के नए अवसर, अपॉर्चुनिटी हैज आल्सो बीन क्रिएटेड ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। जब वैश्वीकरण होगा तो वैश्वीकरण के बाद अन्य कंट्रियों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आएंगी, एस्टेब्लिश होंगी, तो वहाँ के लोगों को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जब रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा, जिससे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट, जो ग्लोबलाइजेशन है हैज इनेबल्ड सम ऑफ द बिग इंडियंस कंपनी, भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टू इमर्ज, उनका उदय होगा। जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो भारत में भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का उदय होगा, वो इमर्ज होंगी। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी सच एज जैसे टाटा मोटर्स, इंफोसिस एटसेट्रा। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद ही भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों की श्रेणी में आ गए हैं, उनको भी कंपटीशन का सामना करना पड़ा और उनने अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या है? आपके इम्पैक्ट का हो या प्रभाव का हो या एडवांटेज का हो, किसके? ग्लोबलाइजेशन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो देखो ये आपका जो क्वेश्चन है
वेरी वेरी मोस्ट है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो राइट द 4 फंक्शन, 4 कार्य लिखिए, अति महत्वपूर्ण। अब डेफिनेशन आप पढ़ के आए पिछले क्वेश्चन में, हमें 4 कार्य लिखना है किसके, मनी, मुद्रा के 4 कार्य लिखिए, मनी के 4 फंक्शन लिखिए। तो मुद्रा के 4 कार्य क्या होते हैं, मुद्रा के 4 फंक्शन लिखिए। देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। जब हम लेन देन करते हैं, वस्तुओं को लिया, कोई सेवा ली, तो हम किसके रूप में भुगतान करते हैं, पैसे के रूप में। तो विनिमय का जो माध्यम होता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है मनी का, मुद्रा का, इज एन इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था में, इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। मनी इज यूज ओनली बिकॉज ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमारे देश में क्या, सभी देशों में जब हम वस्तुओं सेवाओं की खरीदी और बिक्री करते हैं, जो आवश्यक गुड्स होती है, जो लेते हैं और जो देते हैं, उन सब में जो यूज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज के रूप में मनी का, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सचेंज का जो मीडियम है, सबसे अच्छा मीडियम क्या है, मुद्रा है। मुद्रा के माध्यम से कोई भी एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। इन क्या लिखा है, कंजम्पशन, ठीक है। मनी इज एडॉप्टेड एज ए मीडियम, मनी को एडॉप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है मीडियम के फॉर्म में ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के रूप में, सो वी कैन बाय गुड्स, जिससे हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, एंड सर्विस, सेवाओं को खरीद सकते हैं। इन एक्सचेंज फॉर मनी टू सेटिस्फाई द आवर नीड्स, मनी से हमारी जो जरूरतें होती हैं, वो आवश्यकता होती है, वो पूरी होती है। तो इसे कंजम्पशन के रूप में भी यूज किया जाता है, खपत के रूप में भी यूज किया जाता है। इन बिजनेस, व्यापार में, बिजनेस एक्टिविटी, व्यापार की जो सारी क्रियाएं हैं, आर कंप्लीटेड इजिली बाय द मनी, वो आसानी से पूरी होती है, किसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मनी, मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा की सहायता से, गुड्स कैन बी बॉट फ्रॉम वन प्लेस टू, एक स्थान से हम वस्तु को खरीद सकते हैं, एंड सोल्ड, बेच सकते हैं, अनदर प्लेस। तो मुद्रा के माध्यम से ही हम व्यापार करते हैं, व्यापार में वस्तुओं को खरीदते हैं, एक स्थान से वस्तुओं को खरीदा और दूसरे स्थान पर वस्तुओं को बेचा। तो इनमें जो एक्सचेंज का जो मेन मीडियम होता है, वो क्या होता है, आपका मनी होता है, मुद्रा होता है। तो व्यापार करने में भी ये मदद करती है। इट इज अ यूनिट ऑफ, क्या लिखा है, अकाउंट। यह आपने देखा होगा, हमारे फ्यूचर के लिए हमको सेविंग्स करते हैं, तो किसके रूप में करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं। आगे देखो, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, भविष्य के लिए अपनी वैल्यू को, जो अपनी, ठीक है, परचेजिंग पावर को स्टोर करना किसके रूप में, या परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करना किसके रूप में होता है, मनी के रूप में होता है, मुद्रा के रूप में होता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 4 आपको पॉइंट आने चाहिए इसमें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ठीक, एक आपका हो चुका है, ठीक। तो आपके इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंचते हैं आप, 122 तक। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको नंबर बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार के अन्य वीडियो और भी अपलोड किए जा चुके हैं और आगे अपलोड किए जाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को आगे शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी फायदा हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।